संधि का परिभाषा हो चुका, संधि के उदाहरण हो चुके हैं, उसका विच्छेद कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग संधि का जो भाग है, संधि कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं। संधि स्वर संधि देख लिए हम लोग। स्वर संधि के बाद आते हैं हम लोग दीर्घ संधि देख चुके हैं। दीर्घ संधि के बाद अब आते हैं हम लोग यड़ संधि। संधियाँ 5 प्रकार की होती है, मैं रिकॉल करवा दे रही हूँ फिर से। तो 5 प्रकार के संधियों में हम लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो एग्ज़ाम्स के 5 ही संधियाँ पढ़ी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से उन 5 में से भी मैं बताई हूँ कि गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम्स में। अगर हिंदी का सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम्स में तो हिंदी से गुण संधि अगर सिलेबस में है तो संधि है तो संधि में गुण संधि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पूछे गए क्वेश्चन से ही हम यहाँ पे उदाहरण भी लिए हैं। सारे उदाहरण अगर ज़्यादा दिख रहा है जो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर उदाहरण जो भी यहाँ लिखा गया है, ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। आइए देखते हैं। तो हम लोगों का है संधि में गुण संधि, यड़ संधि पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि हो चुका है। आइए देखते हैं यड़ संधि में। यड़ संधि का सूत्र है, सूत्र इको यणचि। इको यणचि जैसा कि मैं बताई हूँ कि माहेश्वर सूत्र में जो दिया गया है ई, जैसे अ ई उ री री क, ठीक है। तो अ ई छोड़ के इको यड़चि है तो इसको हम काउंट करेंगे, जो कि मैं आपको माहेश्वर सूत्र में ही बता पाऊंगी अच्छे से। उसके लिए मैं आधे घंटे का क्लास लूँगी जिसमें मैं माहेश्वर सूत्र को पूरा डिटेल कर दूंगी। उससे यहाँ पे आप लोगों को बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में, जो कि संधियों में जो सूत्र पूछा जाता है, जैसे गुण संधि का हुआ, यण संधि का हुआ, दीर्घ संधि का हुआ, अयादि संधि का सूत्र हुआ, तो सबके सूत्र भी आपको याद रखना जरूरी है। याद क्या रखना है, बस समझ लेना है। मैं खुद ही इतना उसको तोड़ के बताऊंगी, इतना उस चीज़ को बारीकी से एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको एक सूत्र जो है 2 शब्द में रहेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे बता दिया करेंगे, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि कई किताबों से मैं ये चीज़ों को निकाल के लाई हूँ, निचोड़ उसका और सबका इंक्लूड करके यहाँ पे आपको कम से कम शब्दों में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आइए देखते हैं। यण संधि में सूत्र है, सूत्र इको यणच, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं इको यणच। और परिभाषा है जब ह्रस्व या दीर्घ, ये चीज़ को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ह्रस्व या दीर्घ ई, देखिए ये सब ह्रस्व में है, छोटे हैं सब, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री इक, इसको एक शब्द में यहाँ पे सबको समाहित कर दिया गया है, जो कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए परिभाषा, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री इक के बाद कोई असमान स्वर, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कोई असमान स्वर अचि, ठीक है, आवे, अ ई उ री क ए ओंग ए अ च, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में ये मिलेगा आपको, मैं पक्का बताऊंगी, अब जल्दी ही जरूरत पड़ रही है उसकी, मैं माहेश्वर सूत्र में बताऊंगी पूरा। तो अच आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल, सब में देखिए हलंत भी है, यड़ हो जाता है, ठीक है। उदाहरण हम एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री इक के बाद कोई असमान स्वर अचि आवे, अच में आपका पूरा समान स्वर आ जाएगा, अच आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल यड़ हो जाता है। इतने चीज को यड़ में समाहित कर दिया गया है, ठीक है, हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण में आइए देखते हैं। आदि जमा अंत बराबर आद्यंत, ठीक है, आद्यंत। अति जमा अल्प बराबर अत्यल्प। आइए देखते हैं यण संधि। यण संधि परिभाषा हो गई है, क्लियर हो गया होगा। आइए उदाहरण देखते हैं उसके अंतर्गत उदाहरण क्या क्या है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी उदाहरण यहाँ मैं लिखी हूँ वो सब उदाहरण क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, ठीक है। यही इस
क्लास की खासियत है कि यहाँ पे जो परिभाषा है वो बहुत किताबी नहीं है, वो हम 2 लाइन में अच्छे से जो भी चीज़ें हैं की पॉइंट पकड़ के, की वर्ड पकड़ के यहाँ पे हम उसको पूरा सार उसका समझाने की कोशिश किए हैं। परिभाषा में, परिभाषा हम किताबी ज्ञान नहीं लिखे हैं, अपने हिसाब से हम नोट्स तैयार किए हैं, उस चीज़ का हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं 2 लाइन में, कब शब्दों में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए आप देखते हैं, परिभाषा हो गई है यण संधि की, उसके अंतर्गत उदाहरण देखते हैं। आदि जमा, ये जमा कहते हैं, इस चीज़ को बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो धन और प्लस आप लोग कहते हैं हिंदी व्याकरण पढ़ते वक्त, वो जमा होता है, ठीक है, उसको जमा उच्चारण करते हैं। आदि जमा अंत बराबर आद्यंत, अति जमा अल्प बराबर अत्यल्प, ठीक है। इति जमा आदि बराबर इत्यादि, दधि जमा ओदन बराबर दध्योदन, ठीक है। वि जमा अर्थ बराबर व्यर्थ, नी जमा ऊन बराबर, देखा ऊन है यहाँ पे, देखिए ऊन बड़ा ऊ है ना, दीर्घ ऊ है, तो यहाँ छोटी ई और जमा दीर्घ ऊ मिलके यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो नी जमा ऊन बराबर न्यून। नदी जमा अम्बु बराबर नद्यम्बु, प्रति जमा उषा बराबर प्रत्युषा, देखिए ठीक है, प्रति जमा उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। ये आपके उदाहरण सब पूछे गए हुए हैं क्वेश्चंस में, ये कोई इधर उधर से उदाहरण नहीं लिया गया है। ऊपरी जमा उक्त बराबर उपर्युक्त, अभिजमा उदय बराबर अभ्युदय, सुजमा अल्प बराबर स्वल्प, अनुजमा ऐषण बराबर अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण। पितृजमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ये हम लोग यण संधि में पढ़ रहे हैं, उसी में ये उदाहरण है। उदाहरण हम कोई मिस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं एक बार आप लोगों की नज़रों से गुजरेगा तो शायद आपको आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। पितृजमा अंश बराबर पितृंश, तालव्य श है, शुद्ध उच्चारण पितृंश, ठीक है। ली जमा आक्रांत बराबर, सॉरी, ली जमा आकृति बराबर लाकृति, ठीक है। प्रति जमा ऊह बराबर प्रत्यूह, ठीक है। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। क्या आप लोग एक बार फिर से उदाहरण देख लीजिए जहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार आप सरसरे नज़र से फिर से देख लीजिए, इतना मैं पढ़ाई हूँ, क्या क्लियर हो रही हैं चीज़ें? अच्छे से देखिए आप लोग, मैं समय दे रही हूँ 2-3 सेकंड का, आप लोग देख लीजिए कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार, ठीक है। या ध्वनि जमा अर्थ बराबर ध्वन्यर्थ, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। सु जमा आगतम बराबर स्वागतम, स्वागतम को यहाँ पे तोड़ के लिखा गया है, विच्छेद किया गया है संधि का, ये संधि है, इसका विच्छेद यहाँ किया गया है, ठीक है। ये शब्द का यहाँ पे विच्छेद किया गया है। विच्छेद मतलब बिखराव या अलगाव, संधि मतलब मिला हुआ, समाहित या समूह में, ठीक है, या जोड़ भी कह सकते हैं आप लोग। और देखिए संधि का मतलब जोड़, विच्छेद का मतलब तोड़, ठीक है, अलगाव। तो भू जमा आकृति बराबर भाकृति, अनु जमा अय, ठीक है, बराबर अन्वय, अन्वय को यहाँ पे तोड़ा गया है, तो अनु जमा अय बराबर अन्वय। मातृ जमा आदेश बराबर मात्रादेश, हमेशा श को, तालव्य श को आप लोग श कहा करिए, ना कि श, ठीक है। श का डिफरेंट आप लोग समझिए, यहाँ पे 3 प्रकार के श हैं, तालव्य श, दंत श और मूर्धन्य श, तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो धन का हम बता रहे हैं, इसको जमा कहा जाता है, ठीक है, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में। इस 2 चीज़ का ध्यान रहे विशेष रूप से। मातृ जमा आदेश बराबर मात्रादेश, मातृ जमा अर्थ बराबर मात्रार्थ। ये हमारे यण संधि के अंतर्गत आए उदाहरण हैं, और ये जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं ये सब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें हिंदी का सिलेबस है तो उसमें ये यण संधि के अंतर्गत जितने भी उदाहरण यहाँ लिया गया है सब पूछा गया हुआ उदाहरण है।
इसको आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये हम किसी किताब से नहीं छाप के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि के बारे में देखते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद्य गुण, ठीक है। गुण संधि का ये सूत्र है आद्य गुण। आइए परिभाषा जान लेते हैं। जब अ दिखाई दे रहा है, जब अ या आ, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, जब अ या आ के बाद ई आए, ठीक है, ऊ आए, री आए, री आए में से कोई वर्ण आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल, ये ल है, हलंत के साथ अल हो जाता है, ठीक है। अर्थात अ या आ जमा ई बराबर ए, ठीक है। अ य आ जमा उ बराबर ओ, अ य आ जमा री बराबर अर, ठीक है। गुण संधि में आप लोग ऐसे भी एक ट्रिक रखिएगा याद, ए ओ अर, अगर जिस भी शब्द में ए ओ अर आए वो गुण संधि होता है, सदैव गुण संधि ही होता है, उस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये पहचान है, ए ओ अर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये गुण संधि पहचान करने का है, ठीक है। ये गुण संधि, इससे पहचान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, अर्थात अ य आ जमा ई बराबर ए, अ य आ जमा उ बराबर ओ, अ य आ जमा री बराबर अर, ए ओ, देखिए यहाँ पे दिया ए ओ अर, ठीक है। ये गुण संधि पहचानने का तरीका है। अब आपके कहने का मतलब है कि जब अ या आ के बाद ई उ री में से कोई वर्ण आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाएगा, ए ओ अर अल हो जाता है। तो यहाँ देखिए ओ अ य आ जमा री बराबर अर हो जाता है, अ य आ जमा री बराबर अल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा रहा गुण संधि का परिभाषा और उसको समझने के लिए विस्तार। अब आइए उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण में क्या क्या दिया है। उदाहरण में है रमा जमा ईश बराबर रमेश, ठीक है। राका जमा ईश बराबर राकेश, यहाँ पे राकेश होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका राकेश होगा, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ है। सुर जमा ईश बराबर सुरेश, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रही हूँ सुरेश। यहाँ आपका सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, दो बार हो गया है, सॉरी। शुभ जमा इक्षु बराबर शुभेक्षु, ठीक है। नर जमा उत्तम बराबर नरोत्तम। ये सारे शब्द जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी शब्द मिस ना हो आप लोगों से। गंगा जमा उदक बराबर गंगोदक, ठीक है। ये हमारा गुण संधि से संबंधित जितने भी शब्द पूछे गए हैं, प्रश्न में उठे हुए हैं, ये सारे शब्द, उसका उदाहरण हम लिए हैं यहाँ पे और उसको समझाने की कोशिश किए हैं। क्या चीज़ें क्लियर हुई आपको। ये परिभाषा गुण संधि की वो सूत्र है, देखिए ये बहुत ज़रूरी याद करना क्योंकि पूछ देता है। आपको एक क्वेश्चन देगा कि आद गुण और ऑप्शन 4 दे देगा आपको, उस 4 ऑप्शंस में आपको दे देगा दीर्घ संधि से संबंधित ये सूत्र है, अयादि से है, यण से है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दे देगा आपको। तो ये सूत्र जरूरी है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। 2 ही शब्द का तो है आद गुण है। अब इसका हम विस्तार आपको माहेश्वर सूत्र में एक अलग से मैं बता के समझाऊंगी, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये गुण संधि का परिभाषा समझने के लिए विस्तार और इससे संबंधित ये सारे पूछे गए प्रश्नों का ये उदाहरण है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ सब। एक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आप लोगों को कि गुण संधि पहचानेंगे कैसे, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे वहाँ ऊपर दिया गया था ए ओ अर, ठीक है, या अल, अगर ऐसा कुछ शब्द कोई दिया है, जैसे मान लीजिए उदाहरण में मैं रख दे रही हूँ नरेंद्र को ही, तो नरेंद्र में
ये सुरेंद्र या नरेंद्र में आपका ए आ रहा है ना, ये चीज़, तो ए ओ और अर जो है किसी भी शब्द में, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द मैं रख रही हूँ आलोक, आलोक में ओ आया है, नरेश में ए आया है, ठीक है। उसी हिसाब से शब्द को पहचानेंगे। ए ओ और कोई भी शब्द में अगर बीच में आपका ए आया हो, ओ आया हो, अर आया हो, अल आया हो, शब्द बोलेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, उसका विच्छेद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ जाइएगा कि वो गुण संधि से संबंधित है, ठीक है। आंख बंद करके उसको टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। ए ओ अर, यहाँ विस्तार से वही चीज़ें खोल के बता दिया गया है आपसे, पूरी चीज़ें विस्तारित है, बस इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बता रही हूँ यही विशेष पहचान है, गुण संधि का यही पहचान है। ए ओ और यहाँ पे अर है और ये अल है, ठीक है। यही चार चीज़ किसी भी शब्द के बीच में आ रहा है बोलने पे समझ जाइएगा कि वो गुण संधि से संबंधित है और वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप आइए, एक बार और हम तेज़ी से पढ़ देते हैं, पूरा जल्दी से, थोड़ा स्पीड से। आप लोग एक बार बस देख लीजिएगा चीज़ें। आइए एक बार हम फिर से एक बार इसको तेज़ी से पढ़ते हैं, स्पीडली। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि कोई एक शब्द अगर आपके नज़र से मिस हो रहा हो, नहीं क्लियर हो रहा हो, तो उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं एक बार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पूरी क्लास पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चों को कोई शब्द एक जो है हिंट करता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है या क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसी की वजह से वो परेशान रहते हैं बच्चे। तो आइए एक बार देखते हैं, बड़ी तेज़ी से एक बार क्लास में ये चीज़ें पढ़ते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ एक बार फिर से, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। परिभाषा है, देखिए यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इसकी परिभाषा है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, देखिए दीर्घ में ये नहीं है, ये आपका ह्रस्व में है, ठीक है। दीर्घ कह रही हूँ तो कामा है बीच में, ई उ री री इक के बाद कोई असमान स्वर अचि आवे, अचि के अंतर्गत आपका सभी स्वर आ जाएंगे, आवे, तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल यण, यण के अंतर्गत ये आपका पूरा आ जाएगा, यण हो जाता है, ठीक है। सॉरी। अति जमा अल्प बराबर अत्यल्प, इति जमा आदि बराबर इत्यादि। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ ताकि एक एक शब्द क्लियर हो जाए। दधि जमा ओदन बराबर दध्योदन, वी जमा अर्थ बराबर व्यर्थ, नी जमा ऊन बराबर न्यून। ये बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है, ध्यान रहे, चीज़ों को समझ के पढ़िए। नदी जमा अम्बु बराबर नद्यम्बु, प्रति जमा ऊषा बराबर प्रत्यूषा, ठीक है। प्रति जमा उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, ऊपरी जमा उक्त बराबर उपरयुक्त। ये जो ऊपर का र है इसको य के ऊपर ही रहना होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द आप लोग बारीकी से पढ़िए ताकि एग्जाम्स में पूछे गए सभी शब्द हैं। अभि जमा उदय बराबर अभ्युदय, अभ्युदय में छोटा ऊ रहेगा, रस ऊ। सु बराबर अल्प बराबर स्वल्प, अनु बराबर ऐषण बराबर अन्वेषण। ये शब्द पूछता है शुद्ध वर्तनी के लिए कि शुद्ध वर्तनी क्या है, तो उसमें अन्वेषण पूछ देगा। इस तालव्य स के जगह पे दंत स मूर्धन्य स ऐसा दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रहे। पितृ जमा आज्ञा, तो हम लोग देख रहे थे सु प्लस अल, सु जमा अल्प बराबर स्वल्प, अनु जमा ऐषण बराबर अन्वेषण। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी के लिए पूछता है, अक्सर गलत हो जाता है लेकिन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। आगे देखते हैं, पितृ जमा अंश बराबर पितृंश, ये तालव्य श है। लृ जमा आकृति बराबर लाकृति, प्रति जमा ऊह बराबर प्रत्यूह, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार, ध्वनि जमा अर्थ बराबर ध्वन्यर्थ, सु जमा आगतम बराबर म पे हलंत है स्वागतम, भू जमा आकृति बराबर भाकृति, अनु जमा अय बराबर अन्वय, मातृ जमा आदेश बराबर मात्रादेश,
चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, एक बार मेरे साथ पढ़ते चलिए। मातृ जमा अर्थ बराबर मात्रार्थ। अब आते हैं गुण संधि में। गुण संधि के संबंधित जितने भी शब्द पूछे गए हैं उदाहरण में, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखे हैं। परिभाषा देख लेते हैं। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। आद गुण है इसका सूत्र है। परिभाषा में आते हैं, जब अ या आ के बाद ई उ री में से कोई वर्ड आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल, ठीक है, अल हो जाता है। ये ल है, क्लियर हुआ। अर्थात अ य आ जमा ई बराबर ए होता है, अ य आ जमा उ बराबर ओ होता है। ध्यान दीजिएगा, ए ओ। अ य आ जमा री बराबर अर होता है, अ य आ जमा री बराबर अल होता है, अल हो जाता है। उदाहरण इसका देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण देखिए, अक्सर पूछा जाता है ये, इसको आप लोग थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। उदाहरण में क्या है, रमा जमा ईश बराबर रमेश, राका धन ईश बराबर राकेश, सुर धन ईश बराबर सुरेश, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, 2 बार हो गया है, सॉरी। शुभ जमा इच्छु बराबर शुभेच्छु, नर जमा उत्तम बराबर नरोत्तम, नरों में जो उत्तम होता है उसका लिखा गया है। गंगा जमा उदक बराबर गंगोदक। ये हमारा रहा गुण संधि का उदाहरण और परिभाषा। क्या ये दोनों संधियाँ आपकी क्लियर हुई? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, कहाँ नहीं। तो अगले क्लास में उस चीज़ को हम यहाँ लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब कल तो ये हमारा यण संधि और गुण संधि हुआ आज। इसके पहले वाली संधि जो पढ़े हैं दीर्घ में, वो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं, उसका उदाहरण भी हम करवा चुके हैं। ये गुण संधि का उदाहरण और परिभाषा है, ये यण संधि का उदाहरण और परिभाषा है। यण संधि में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यण संधि को पहचानेंगे कैसे, पहचान उसकी है, पहचानने का तरीका मैं बता दे रही हूँ मेरे हिसाब से। अक्सर यण संधि में शब्द जो पूछता है वो आधा ही होता है। देखिए जैसे उदाहरण में आदि धन अंत है, अति धन अल्प है, अत्यल्प हो गया, इति धन आदि है। तो यण संधि को पहचान करने का एक सरल सा तरीका है, किसी भी शब्द में अगर आधा शब्द आया हो तो उस हिसाब से उसे यण संधि कहेंगे। देखिए इत्यादि में आधा त है, आधा ध है, व्यर्थ में आधा ब है, न्यून में आधा न है, इस हिसाब से हम यण संधि को पहचान लेंगे। अत्यल्प में भी देखिए आधा त है, ठीक है। प्रत्यूषा में देखिए आधा त है। तो किसी भी शब्द में अगर अक्षर जो है आधा आ रहा है वो यण संधि हम लोग समझ जाते हैं कि वो यण संधि से संबंधित है। और उसको पहचानने का यही तरीका है कि शब्द में आधा आधा जरूर आएगा। जैसे इसमें देखिए आधा त आया है, ध आया है आधा, यहाँ प्रत्यूषा में आधा आया है। तो इस चीज़ से हम यण संधि को पहचान लेते हैं। जैसे कि गुण संधि में भी हम बताए हैं, गुण संधि में ए ओ अर अल ये 4 किसी भी शब्द के बीच में आ रहे हैं तो उस चीज़ को हम गुण संधि से संबंधित ही मानेंगे। पहचान करने का एक आसान सा तरीका होता है ये। आप लोग जितना उदाहरण यहाँ पे लिखा गया उसको ध्यान से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हुए हैं। और भी ज़्यादा अगर आपको लगेगा कि हमको प्रैक्टिस करना है उदाहरण लेकर के, तो हम जब प्रैक्टिस सेशन होगा मेरा टॉपिक पूरा होने के बाद, जब कंप्लीट होती है टॉपिक, तो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ PYQ, ठीक है। उसमें मैं और ज़्यादा उदाहरण लेकर के और क्वेश्चंस लेकर के आपको और चीज़ें क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।